शिकी सिर्फ एक औसत अपराधी था जिसे स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन जब एक रहस्यमय अजनबी उस पर हमला करता है और अपने पिता को मारता है तो उसे पता चलता है कि उसकी नसों में उसका खून है और बदला लेने के लिए अपनी शक्तियों में महारत हासिल करने का फैसला करता है। बहुत पहले ओनी नामक राक्षसों की एक दौड़ जापान में रहती थी, सब कुछ नष्ट कर देती थी और मनुष्यों को मारती थी क्योंकि वे प्रसन्न थे। कोई भी उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन तब ममाट्रो नामक एक बहादुर व्यक्ति मानवता के उद्धारकर्ता के रूप में उभरा। उसने ओनी के आधार पर हमला किया जिससे उनमें से हजारों की मौत हो गई। लेकिन यह सिर्फ आधुनिक युग में भी जारी ममतेरो और ओनी के बीच एक लंबे युद्ध की शुरुआत थी। इस पुरानी परिकथा को अपने भाग्य से कैसे जोड़ा जाता है, इस बारे में अनजान शिकी नाम का एक किशोरी फोन पर एक दोस्त से बात करते हुए अपने बंदूक संग्रह की सफाई कर रही है। वह इस तथ्य के बारे में हंसता है कि वह हाल ही में एक लड़ाई के कारण स्कूल से निष्कासित हो गया और कहता है कि वह भी इसका मन नहीं करता है क्योंकि वह प्रत्येक दिन अपने सहपाठियों के बदसूरत चेहरे को देखने के लिए बीमार था। तभी उनके दत्तक पिता त्सोशी वहां पहुंचते हैं और उन्हें सिर पर मारते हैं। उसे समझाने की मांग की कि वह स्कूल से क्यों निष्कासित हो गया। शकी उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है और त्सोशी एक कृतघ्न कमीने होने के लिए उसे एक बार और हिट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शिकी ने इस बार उसे चकमा दिया। त्सोशी तब शिकी से पूछता है कि इन सभी बंदूकों के साथ नरक क्या है क्योंकि वे शराब की दुकान चलाते हैं, न कि बंदूक की दुकान। शिकी ने उसे ताना मारा कि शराब की दुकान मुश्किल से चल रही है क्योंकि हर कोई जानता है कि वह ग्राहकों को खो रहा है। त्सोशी वापस क्लैप्स स्कूल से निष्कासित होने के बाद इतने ऊंचे और शक्तिशाली अभिनय के लिए उसका मजाक उड़ाता है और शिकी इसे व्यक्तिगत रूप से लेता है। वह कहता है कि वह कभी भी त्सोशी की तरह हारे हुए व्यक्ति नहीं बनेंगे और उन्हें वास्तव में राहत मिली है कि वे रक्त से संबंधित नहीं हैं। इससे बूढ़े आदमी की भावनाओं को दर्द होता है, लेकिन फिर वह एक व्यवसाय कॉल के कारण नीचे की ओर जाता है। इसलिए योशी एक डिलीवरी के लिए निकलती है और शिकी ने कहा कि कुछ अमीर आदमी ने उसे अपनाया था। वह फिर अपने उद्देश्य का अभ्यास करने की कोशिश करता है, लेकिन घर के बाहर एक विस्फोट उसे चौंका देता है। वह यह देखने के लिए बाहर जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन एक घने कोहरे ने उसके विचार को रोक दिया। अचानक अजीब काली धुंध का एक झोंका कोहरे से बाहर गोली मारती है और शिकी सदमे में वापस आ जाती है। धुंध उसका पीछा करती है, उसके पैर को पकड़ती है और उसे सड़क पर छोड़ने से पहले उसे बाहर खींचती है। जैसा कि शिकी उठती है और आश्चर्य करती है कि नरक क्या हो रहा है, सफेद कपड़े पहने एक डरावना बूढ़ा वहां दिखाई देता है, उस पर हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि अगले ही क्षण त्सोशी वहां लौटता है और वह शिकी को कार में जाने के लिए कहने से पहले अपनी कार को हमलावर में ले जाता है। वह उतनी ही तेजी से दूर चला जाता है जितना वह कह सकता है कि उनका एकमात्र विकल्प अब देश को छोड़ना है। हालांकि शिकी ने अभी भी संसाधित नहीं किया है कि अभी क्या हुआ है। वह अपने पिता से पूछता है कि वह अपनी कार से किसी को कैसे मार सकता है, लेकिन त्सोशी उसे बताता है कि वह आदमी अभी तक मृत नहीं है और उन्हें उससे उतना ही दूर जाने की जरूरत है जितना वे कर सकते हैं। वह वास्तव में व्यथित है और शिकी को उसे ध्यान से सुनने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। त्सोशी ने शिकी को बताया कि वह ओनी का वंशज है और जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया वह ममतेरो का वंशज है। शिकी उसे मजाक करना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि यह उस समय का समय नहीं है, लेकिन त्सोशी उसे बताता है कि वह गंभीर है। तभी काली धुंध से बना एक ब्लेड कार की छत में प्रवेश करता है और त्सोशी ने मुश्किल से इसे चकमा दिया। उसे पता चलता है कि हमलावर ने उन्हें पकड़ लिया है और फिर अचानक उनकी कार की खिड़कियां ब्लैक मिस्ट द्वारा कवर की जाती हैं, पूरी तरह से उन्हें अंधा कर देती हैं। त्सोशी एक परित्यक्त गोदाम के पास कार को रोकता है और जल्दी से इससे बाहर निकल जाता है। शिकी को बताता है कि उन्हें तुरंत छिपाने की आवश्यकता है। तभी कार फट जाती है और जब त्सोशी वापस मुड़ता है तो वह पाता है कि शिकी गायब है। सौभाग्य से वह गोदाम में प्रवेश करते हुए ब्लैक मिस्ट का एक निशान देखता है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा वहां ले जाया गया है। गोदाम के अंदर चिक खुद को ब्लैक मिस्ट से बने एक विशाल वेब में फंसा हुआ पाता है जिसमें डरावना लड़का है जिसका नाम समदर उसके सामने खड़ा है। समादेर शिकी को बताता है कि उसकी नसों में एकमात्र खून उसे एक कीट के अलावा कुछ भी नहीं बनाता है और इस तरह के कीटों को भगाना मैमातो एजेंसी का काम है। शिकी अभी भी सदमे में है कि समादारी एक कार से कुचलने से बच गए, लेकिन तभी सायोशी वहां आती है। उसे बताती है कि ममतेरो की परिकथा एक वास्तविक कहानी है। उनका कहना है कि हजारों वर्षों से ममाट्रो और ओनी अपने वंशजों के माध्यम से एक दूसरे के साथ युद्ध में रहे हैं जो अपना रक्त साझा करते हैं। आखिरकार मैमेटेरो वंशजों ने हाथ मिलाया और मैमेटेरो एजेंसी का गठन किया। लड़ाई में लाभ प्राप्त करना और ओएनआई को जीवित रहने के लिए मनुष्यों के बीच छिपाने के लिए मजबूर करना। शिकी अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन त्सुयोशी उसे बताता है कि वह डैडी को इसे संभालने दे। समादेर अचानक काली धुंध से 2 तलवारें बनाता है और जवाब में त्सोशी भी उससे लड़ने की क्षमता को उजागर करता है। दोनों लोग एक दूसरे की ओर धावा बोलते हैं, अपने ब्लेड को टकराते हैं और एक शक्तिशाली शॉकवेव जारी करते हैं। त्सोशी किसी तरह समादेर को पीछे धकेल देता है, लेकिन वह उसे कमजोर कहता है जितना वह तब वापस आता था। समादेर बताते हैं कि ब्लैक मिस्ट अद्वितीय क्षमता है जो केवल मैमेटेरो के वंशज का उपयोग कर सकते हैं और त्सोशी कभी ममतेरो एजेंसी में उनके वरिष्ठ थे। शिकी यह जानने के लिए सहमत है कि उसके पिता ममतेरो के वंशज हैं, लेकिन त्सोशी का कहना है कि वह पूरी तरह से इस बारे में भूल गए हैं। समदारी ने उससे पूछा कि क्या वह यह भी भूल गया है कि ओनी कितनी खतरनाक हैं। उन्होंने घोषणा की कि ओनी में शरण देने के अपराधों के लिए त्सोशी को भी समाप्त कर दिया जाएगा। त्सोशी ने पहले उस पर हमला करके जवाब दिया,
लेकिन वह और समादेर समान रूप से ताकत से मेल खाते हैं। शिकी केवल घबराहट में अपनी पागल लड़ाई देख सकती है, जबकि समदारित सोशी से पूछता है कि वह एक राक्षस की रक्षा क्यों कर रहा है जो केवल विनाश के लिए रहता है। सोशी उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे गंभीर नुकसान से निपटने की कोशिश करता है, लेकिन समादेर की अपेक्षा बहुत तेज है। वह आसानी से हमले को चकमा देता है और फिर एक सुपरफास्ट कॉम्बो के साथ सोशी को हिट करता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है और उसे बाहर निकाल देता है। शिकी अपने पिता को खून बहते हुए देखकर तबाह हो गई है और वह समादारे को शाप देता है, यह कहते हुए कि वह उसे मार देगा। हालांकि समदारे ने उसे बताया कि वह जल्द ही अपने पिता के साथ जीवन काल में जाने वाला है। तभी सोशी ने अपने पैरों को पकड़ लिया और समदर ने उससे पूछा कि वह एक उन्हीं की रक्षा करने के लिए यह दूर तक क्यों जा रहा है, और वह जवाब देता है कि उसे अपने बेटे की रक्षा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। वह कहता है कि शिकी ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और उसे मारना गलत है क्योंकि उसके पास ऊनी खून है। समादेर बस उसे खत्म करने के लिए एक काली धुंध तलवार बनाता है और शिकी के अंदर उबलते हुए क्रोध अंत में अपनी सीमा को हिट करता है। जैसे जैसे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वह कसम खाता है कि वह उस कमीने को मार देगा जो अपने पिता को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और उसकी राक्षसी शक्तियां जाग गई हैं। वह अपने चेहरे के हर छिद्र से खून बह रहा है और उसके राक्षसी सींग उसके सिर से बाहर निकलते हैं। शिकी चिल्लाता है कि वह समादारे को मार देगा, और जब आदमी उसे देखने के लिए चारों ओर घूमता है तो वह पाता है कि शिकी अब वेब द्वारा संयमित नहीं है। अगले क्षण उसके चेहरे के बगल में खून से बने बंदूकों का एक समूह, लेकिन उसकी त्वरित सजगता के लिए धन्यवाद, वह सभी शॉट्स को ब्लॉक करने का प्रबंधन करता है। हालांकि शिकी पहले से ही उस स्थान से आगे बढ़ चुकी है, और जबकि समदर आश्चर्यचकित करता है कि वह जहां छिप रहा है वह छत से खून टपकने को नोटिस करता है, जहां शकी एक विक्षिप्त बैटमैन की तरह उल्टा लटका हुआ है। अपने खून से ढके फॉर्म को देखकर समादेर को पता चलता है कि शिकी ने जागृत किया है और अब वह अपने खून में हेरफेर करके लड़ सकता है। लेकिन यह भी एक उन्हीं से लड़ने के बारे में सबसे डरावनी बात नहीं है। अचानक शिकी ने उसे अपनी शक्तिशाली धारियों के साथ पीछे धकेल दिया। समादेर जल्दी से उस पर मेज को फुलाता है, अपनी बाह को मारता है, लेकिन शिकी वापस कूद जाता है और तुरंत उसकी बाह को फिर से भर देता है। वह तब पागल होकर चिल्लाता है और समादेर को पसीना आने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि यह लड़ाई आसान नहीं है। शेकी रक्त से बनी कई बंदूकों के रूप में अपनी शक्ति को प्रकट करता है और समाध को गोलियों को अवरुद्ध करने के लिए अपनी सारी ताकत और गति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है। तभी शिकी ने उस पर एक भयावह मिसाइल फायर किया और अपनी प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद, समादेर ने इसे बहुत छोटे अंतर से चकमा दिया और रॉकेट उसके पीछे फट गया। बूढ़े आदमी को शिकी के क्रूर हमले से भागने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन फिर वह उस पर अपनी तलवार फेंक देता है, उसे जल्दी से नीचे ले जाने की उम्मीद करता है। हालांकि यह लगभग पर्याप्त नहीं है क्योंकि शिकी जल्दी से उस तक पहुंचती है और उसे दूर कर देती है। समादेर बहुत थक गया है और तेजी से आगे बढ़ने के लिए घायल हो गया है, और उसके चेहरे पर एक पूर्ण सैन्य बटालियन को अपने गधे पर बारूद के मूल्य को उतारने से पहले उसके चेहरे पर अस्थिर कदम रखा गया है। हालांकि समादेर किसी तरह अपने जीवन के साथ दूर जाने का प्रबंधन करता है, भले ही वह बहुत घायल हो। वह शिकी को शाप देता है, लेकिन फिर अचानक शिकी गिर जाता है और खून से बने बंदूकें उसका ऊनी परिवर्तन पूर्ववत है, और जैसे ही वह अपने खूनी हाथों को घूरता है, शिकी ने अपना दिमाग खो दिया, सोचता है कि यहाँ क्या हुआ है। समदारी ने इसे उन लोगों की एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में याद किया जो पहली बार अपनी ऊनी शक्तियों को जगाते हैं। अपनी शेष शक्ति के साथ वह फिर से एक काली धुंध तलवार को बुलाता है, अपनी नौकरी खत्म करने का फैसला करता है। हालांकि जैसे वह शिकी को छुरा मारने वाला है, सोशी उनके बीच में कूदता है, अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बलिदान करता है। समदारी ने उससे पूछा कि वह राक्षस को देखने के बाद भी लड़के को बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल सकता है। तो योशी सिर्फ इस बारे में सोचता है कि कैसे शकी एक प्यारा सा लड़का था और अपने पुराने दोस्त को बताता है कि एक खुशहाल पिता होना बुरी बात नहीं थी, भले ही वह थोड़े समय के लिए हो। तभी कुछ नागरिक विस्फोट सुनने और अग्निशमन विभाग को बुलाने के बाद साइट पर इकट्ठा होते हैं और समादेर अब के लिए पीछे हटने का फैसला करता है। वह काली धुंध में बदल जाता है और गायब हो जाता है, घायल को योशी और भ्रमित शिकी को छोड़ देता है। शिकी पैनिक और अपने पिताजी को बताता है कि वह एम्बुलेंस को बुलाएगा, लेकिन वह उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि वह जानता है कि यह अंत है। वह अंत में आखिरी बार अपने बेटे से बात करना चाहता है। सोशी उसे बताता है कि वह उसे अपने ऊनी वंश के बारे में कभी नहीं बता सकता है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि उसे यह बताना होगा कि लोग उसे मारने के लिए बाहर हैं। लेकिन अब वह केवल शकी को ममतेरो और ऊनी दोनों को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत बनने के लिए कह सकता है ताकि वह स्वतंत्र रूप से और खुशी से रह सके। हालांकि शिकी उसे बंद करने के लिए चिल्लाता है क्योंकि वह अभी तक उसके साथ नहीं किया गया है। वह उसे बाहर ले जाना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि वे बेहतर होने के बाद बात करेंगे, और सुलूशी सिर्फ एक बार उस पर मुस्कुराता है इससे पहले कि वह अपनी आखिरी सांस लेता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, शिकी अपना दिमाग खो देती है। वह उसे पहले जगाने की कोशिश करता है और फिर अनियंत्रित रूप से रोना शुरू कर देता है। उसके तुरंत बाद रोलर स्केट्स पर एक व्यक्ति वहां पहुंचता है और जब शकी उसे देखने के लिए चारों ओर घूमता है तो वह उसे एक नल के साथ अपने सिर पर दस्तक देता है, उसे एक ऐसी जगह पर ले जाने से पहले जहां ऊनी उसके जैसे मजबूत हो सकते हैं, जबकि वह बेहोश झकझोरने वाले खुश क्षणों के सपने देखता है जब वह अपने पिता की चौकस आंखों के नीचे पार्क में खेलता था। लेकिन तब सपना अचानक अंधेरा हो जाता है, सोशी के साथ समादेर के हाथ में मर जाता है।
सिकी एक झटके के साथ उठता है क्योंकि वह समाधर की खून की आंखों में घूरता है। लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो वह खुद को एक बड़े खाली हॉल में एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके ठीक पीछे स्केटर आदमी जिसने उसका अपहरण कर लिया, वह अपनी छतरी के साथ एक हाथ हैंडस्टैंड पुशअप कर रहा है और जैसे ही वह शकी को जागता है वह अपने पैरों पर वापस आ जाता है। एजलोड खुद को नाटो एक साथी ओनी के रूप में पेश करता है और जल्दी से अपने सींगों को प्रकट करता है। शिकी हर चीज से बहुत भ्रमित है और वह नाटो पर भी ध्यान नहीं दे सकता है, जो उसे बताने से इनकार करता है कि वे अभी कहाँ हैं। वह उसे सूचित करता है कि उसके पिता के शरीर को दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है और वह उसे पुनर्प्राप्ति और मूल्यांकन के लिए यहाँ ले आया। नाटो तब अचानक कोने में व्हाइट बोर्ड पर स्केट करता है और इसे शकी के करीब ले जाता है, इससे पहले कि यह चलने के बजाय रोलर स्केट्स का उपयोग करना कितनी तेज और कुशल है। इसके बाद वह शिकी को मंतेरो एजेंसी को समझाना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि उसने पहले ही एक आदमी को देखा है जो ब्लैक मिस्ट को नियंत्रित कर सकता है और इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। मंतेरो एजेंसी ओनी को ढूंढती है और शिकार करती है और जवाब में ओनी ने वापस लड़ने के लिए अपनी खुद की एजेंसी बनाई। नादो का कहना है कि उनका काम शिकी की तरह नए जागृत ओनी को ढूंढना है और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर लाएं जहां वह मूल्यांकन कर सकता है कि क्या वे ओनी एजेंसी में शामिल होने के योग्य हैं। उस संक्षिप्त परिचय के साथ वह व्हाइट बोर्ड को वापस अपनी जगह पर रखता है और फिर शिकी के गैग को हटा देता है ताकि वह उसका साक्षात्कार कर सके। जैसे ही वह गैग को हटा देता है, शिकी उसे मुक्त करने के लिए उस पर चिल्लाने लगती है। वह नाटो को भी शाप देता है, अगर उसने अपने पिता के शरीर को नुकसान पहुंचाया है तो उसे मारने की धमकी दी और नाटो तुरंत अपने स्कोर से एक बिंदु को काट देता है जो पहले से ही शून्य है। वह शिकी को यह समझने के लिए एक मोरन कहता है कि सुरक्षित रूप से संग्रहित क्या मतलब है, क्योंकि उसने कुछ मिनट पहले इसका उल्लेख किया था। शिकी उस पर पागल हो जाती है और कहती है कि कोई रास्ता नहीं है कि वह उसके जैसे छायादार एडेलॉर्ड पर भरोसा कर सकता है और नाटो उससे कुछ और उम्मीद नहीं कर रहा था। वह शिकी के स्कोर से अधिक अंक काटने का फैसला करता है जितना अधिक वह शाप देता है और उसे मुक्त करने की मांग करता है, उसे सहयोग करने के लिए कह रहा है कि क्या वह मूल्यांकन पास करना चाहता है। शिकी मूल्यांकन के बारे में एक बकवास नहीं देता है, लेकिन वह जल्दी से मुक्त होना चाहता है, इसलिए वह अपने गुस्से को पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वह ठीक से ऐसा नहीं कर सकता है और नाटो ने उसे डरावना रूप देने से रोकने के लिए कहा। सचिची यह सुनने पर स्नैक्स और नाटो ने एक गैरमानक विधि का उपयोग करके उसका मूल्यांकन करने का फैसला किया, क्योंकि सामान्य चीजें नट जॉब्स के साथ काम नहीं करती हैं। वह अपनी टाई उतारता है और इससे पहले कि शिकी को यह भी पता चल सके कि क्या चल रहा है, नितो ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसे गला घोंटने के लिए टाई का उपयोग किया। शिकी घबराहट के रूप में वह अपनी सांस खो देता है और नाटो का कहना है कि एक प्राणी की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है जब यह मृत्यु के करीब होता है, और वह वही है जो वह देखना चाहता है। शिकी अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर हर छेद से खून बहने के बाद भी चोखोड़ से बाहर नहीं निकलता। वह जल्द ही चेतना खो देता है और नाटो उसमें निराश हो जाता है। लेकिन शिकी ने जो रक्त अपनी शक्ति के परिणामस्वरूप जागता है उसे खो दिया। यह तेज स्पाइक्स में बदल जाता है और नाटो पर हमला करता है, जो बिना ज्यादा कठिनाई के हमले को चकमा देता है। अचानक वह अपने सिर की ओर इशारा करते हुए खून से बनी एक गेटलिंग गन पाता है और इसके पीछे शिकी अपने बरसर राज्य में है। वह नाटो में आग खोलता है और फिर संतुष्ट होने के बाद पीछे हट जाता है। लेकिन उनके हमलों ने एडेलॉर्ड को भी नहीं छुआ, जिन्होंने अपने खून में अपनी छतरी को कोटिंग करके खुद की रक्षा की। वह शिकी के स्कोर से 100 अंक काटता है, क्योंकि वह यह भी नहीं जानता कि अपने ओनी रक्त का उपयोग कैसे करें, और फिर उसे यह दिखाने का फैसला करता है कि यह वास्तव में कैसे किया जाता है, भले ही वह कुछ भी याद नहीं करेगा एक बार जब बरसर राज्य समाप्त हो जाता है। सिकी अचानक उसकी ओर फेफड़ा हो जाता है, लेकिन नाटो सब कुछ के लिए तैयार है और कुछ मिनट बाद सिकी अपनी चेतना को फिर से हासिल कर लेता है, जमीन पर पराजित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा है कि अभी क्या हुआ है, लेकिन फिर वह अपने लाल हाथों और घबराहट को देखता है, यह महसूस करते हुए कि वह फिर से नियंत्रण से बाहर चला गया। मेडो शांति से उसके ऊपर बैठता है, यह कहते हुए कि यह स्वाभाविक है कि उसकी स्मृति एक खाली है, क्योंकि जब कोई ओनी बरसक मोड में जाता है तो वे अपना दिमाग खो देते हैं। उनके चारों ओर हॉल उनकी लड़ाई के परिणामस्वरूप कुल गड़बड़ है और शिकी नाटो से कहता है कि जब वह एक हथियार के रूप में अपने रक्त का उपयोग कर रहा हो तो उसे व्याख्यान देना बंद कर दें। नाटो तुरंत अपने खून की छतरी को गायब कर देता है, शिकी को बताता है कि वह कभी भी जिद के लिए नहीं गया, क्योंकि वह वास्तव में अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। वह तब घोषणा करता है कि अब कुछ भी नहीं कहा जाना है, क्योंकि शिकी को ओनी एजेंसी में शामिल होने से अयोग्य घोषित किया गया है। शिकी को अभी भी पता नहीं है कि नरक क्या हो रहा है, लेकिन अगर एक चीज है जिसे वह सुनिश्चित करता है तो यह है कि नाटो हास्यास्पद रूप से मजबूत है। वह अपने गौरव को निगलने का फैसला करता है और नाटो को उसे अपने अंडरलिंग के रूप में लेने के लिए कहता है, क्योंकि वह मजबूत होना चाहता है और अपने पिता का बदला लेना चाहता है। नाटो ने तुरंत अपने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। शिक्के को बताया कि उनके जैसा कोई व्यक्ति जो लड़ते समय अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करता है, वह हमेशा एक वास्तविक लड़ाई में मरने वाला पहला व्यक्ति होता है। वह उसे एक बेकार अपमान कहता है जो न तो उसके मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकता है और न ही उसकी शक्ति, और शिकी अपनी ताकत के हर औंस का उपयोग अपने क्रोध को वापस पकड़ने के लिए करता है। नाटो ने तब घोषणा की कि यह उसके लिए शिकी को निपटाने का समय है, क्योंकि एक बरसक उन्हीं सभी के लिए एक दायित्व है। वह अपने अंगूठे को काटने के लिए अपनी विशेष अंगूठी का उपयोग करता है, जिससे रक्त की एक धारा बाहर निकल जाती है। वह रक्त को एक छतरी में बदल देता है और शिकी को अचानक एक विचार मिलता है कि उसे कैसे अपना मन बदलना है। वह नाटो की सीमा से दूर भागता है और फिर अपनी मुट्ठी को जमीन पर खींचते हुए उसकी ओर धमाका करता है जब तक कि वह खून बहता है।
नाटो जल्दी से अपनी छतरी को एक नुकीले ढाल में बदल देता है जो उसे किसी भी हाथापाई के हमले से बचाएगा और फिर संभावित चालों की गणना करता है जो शिकी का उपयोग कर सकता है। शिकी आखिरी क्षण में कूदता है जो कि नाटो की गणना की गई संभावनाओं में से एक था, लेकिन फिर वह स्पाइक्स का उपयोग करके उसे आश्चर्यचकित करता है और उसके चेहरे पर एक खूनी बंदूक को इंगित करता है। शिकी ने अपना सारा ध्यान बंदूक में डाल दिया, एक शक्तिशाली शॉट की शूटिंग के साथ पुनरावृत्ति के साथ उसे पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा। वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह नाटो पर हिट करने में कामयाब रहा, लेकिन यह पता चला कि वह इस बार भी ऐसा नहीं कर सकता था। नाटो बस अपनी उंगली से रक्त की गोली को अवरुद्ध करता है और उसे चकनाचूर कर देता है। शिकी को हमले के लिए कोई भी श्रेय नहीं देता है क्योंकि वह उस पर हमला करने के लिए बरसक मोड़ में आधे रास्ते में चला गया। जैसा कि शिकी ने फिर से अपना दिमाग खो दिया, नाटो ने उसे अपने विशेष कदम के साथ खत्म करने का फैसला किया। वह खुद को एक सुरक्षात्मक पिंजरे में डालता है और अपने रथ का उपयोग करके बनाए गए तीरंदाजों को अपने आदेश पर शूट करने के लिए तैयार करता है। हालांकि जैसा कि उन्होंने शकी को अपनी बरसेकर वृत्ति के खिलाफ वापस लड़ते हुए नोटिस किया और अपनी शक्ति को नियंत्रण में लाने के लिए नाटो ने अपने विशेष कदम को रद्द कर दिया। शिकी को गर्व है कि वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में कामयाब रहा, लेकिन वह जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वह सिर्फ बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है। नाटो यह विश्वास नहीं कर सकता है कि न केवल शकी ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित किया बल्कि उन्होंने बरसेकर मोड़ को भी दबा दिया, जो कुछ ऐसा नहीं है जो हर कोई कर सकता है। वह उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन शिकी ने उसे जवाब देने के लिए उसे स्वीकार करने के लिए कहा। नाटो उसे बताता है कि वह इसके बारे में सोचेगा और शिकी ने उसे हाँ के रूप में लेने का फैसला किया। वह कहता है कि जब नाटो ने अपने खून को नियंत्रित करने के बारे में बात की तो वह एसटी को नहीं समझता था, लेकिन जब उसने उसे अपने अंगूठे को काटते हुए देखा और एक हथियार बनाने के लिए रक्त का उपयोग किया तो उसे एक विचार मिला। उसने सोचा कि चूंकि वे दोनों ओनी थे, वह सिर्फ अपने एसटी और आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकता है। हालांकि वह ठीक विवरण नहीं समझता था और उसने सिर्फ एक हथियार बनाने के लिए मानसिक रूप से चिल्लाते हुए अपने हाथ को खून बहाने दिया। शिकी अभी भी सम्मोहित है कि उसका गैम्बिट काम करता है और नाटो से पूछता है कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। नाटो सोचता है कि यह पूरी तरह से बकवास है क्योंकि यह नहीं है कि चीजें कैसे काम करती हैं। अपने अनुभव से शिकी जैसे गूंगा और भावनात्मक किशोरों को उनके रक्त को नियंत्रित करने में कठिन समय होता है, जबकि तर्कसंगत और शांत लोगों के पास अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करने का सबसे अच्छा मौका है। वह सोचता है कि शिकी कारण नहीं सुनता है या यहाँ तक कि उसके बरसर मोड़ को भी उसे नियंत्रित करने देता है और वह अपनी कच्ची वृत्ति का उपयोग कर सकता है ताकि उसकी शक्ति को उसकी बात करने के लिए मजबूर किया जा सके। वह सोचता है कि यह एक बहुत ही मोटा तरीका है, लेकिन यह किसी को विस्फोटक राशि भी दे सकता है। वह आश्चर्यचकित होता है कि इस अनोखे मामले के साथ क्या करना है जब अचानक शकी उसे बताता है कि उसे अपने पिता का बदला लेने और उस आदमी को मारने की शक्ति की आवश्यकता है जिसने उसकी हत्या कर दी थी। वह नाटो को बताता है कि अगर वह उसे एक अंडरलिंग के रूप में ले जाता है और उसे सब कुछ सिखाता है तो वह उसके लिए उपयोगी हो जाएगा। हालांकि नाटो उस संभावना पर विचार करने से इनकार करता है। वह अपनी छतरी को एक भाले में बदल देता है, उसे बताता है कि उसके जैसे लोग समाज के लिए एक जोखिम हैं, क्योंकि वह यह भी नहीं जानता था कि वह अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है और बस एक जुआ ले सकता है। वह कहता है कि वह उसे एक कमी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है और फिर ऐसा काम करता है जैसे वह उसे एक भाले के साथ चाकू मारने जा रहा है, लेकिन केवल उसके सिर के पास फर्श को हिट करता है। कहता है कि वह उसे एक अंडरलिंग के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन एक छात्र के रूप में, और यह वास्तव में शिकी के लिए भ्रामक है क्योंकि वह सोचता है कि दोनों एक ही बात है। नितो उसे बताता है कि उसने मुश्किल से परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन वह उसे अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका देगा। शिकी यह नहीं समझ सकता है कि क्या चल रहा है, इसलिए नाटो मूल बातों से शुरू करने का फैसला करता है। वह उसे बताता है कि वे हेल्स डोरस्टेप नामक एक द्वीप पर हैं, जिसे अतीत में ओनिगाशिमा के रूप में जाना जाता था। यह वह स्थान था जहां मूल मंतेरों ने राक्षसों को नरसंहार किया, लेकिन अब यह एक ऐसी जगह है जहां ओनी सुरक्षित रूप से रह सकती है। द्वीप के केंद्र में रेजिट्सु अकादमी है, जो एक सैन्य स्कूल है जो ओनी को मैमेटेरो एजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षित करता है। शिकी यह जानने के लिए बाहर हो जाता है कि वह एक द्वीप पर है, लेकिन नाटो ने अपना चेहरा जकड़ लिया, उसे बताया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रासत्सु अकादमी उसे सामान्य शिक्षा से सब कुछ सिखाएगी, अपने ओनी रक्त को नियंत्रित करना, लड़ने की तकनीक और मैमेटेरो और ओनी के बीच के इतिहास को नियंत्रित करना। नैतो शिकी के होमरूम शिक्षक हैं और वह उन्हें इस बारे में अधिक बताता है कि वे अकादमी में यहाँ कैसे काम करते हैं, लेकिन यह उनके मटर के आकार के मस्तिष्क से अधिक है जो संभाल सकते हैं। शिकी को भी इस बात की परवाह नहीं है क्योंकि वह जानना चाहता है कि क्या वह अपने पिता का बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकता है। नाटो उसे कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन वह उसे बताता है कि अगर वह मैमेटेरो एजेंसी से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकता है तो उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। जल्द ही शिकी तैयार हो जाती है और वह एक अलग तरह के स्कूल में जाने के लिए उत्साहित है, लेकिन नाटो ने उसे चेतावनी दी है कि इस साल अन्य लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और वह शायद उनके बीच सबसे कम कुशल है। अचानक शिकी अपने पिता को याद करती है और नाटो से पूछती है कि उसका शरीर कहाँ है। नाटो जवाब देता है कि उन्होंने उसे मुर्दाघर में रखा है क्योंकि वे चाहते थे कि शिकी अपनी मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार को संभाले। शिकी को अपने पिता की मौत के बारे में सोचने पर थोड़ा उदास हो जाता है और नाटो ने उसे बताया कि एक उदास बेवकूफ होना समय की बर्बादी है और उसे केवल मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वह अपना बदला ले सके। शिकी का कहना है कि वह सबके बाद एक अच्छे आदमी की तरह लगता है और यह नाटो को शर्मिंदा करता है जो दूर गति करता है। शिकी को बताता है कि अगर वह उससे पहले कक्षा में नहीं पहुंचता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा।
सिकी किसी तरह उसे पकड़ लेता है और जैसा कि वह आश्चर्य करता है कि उसे आभा की अधिकतम मात्रा में खेती करने के लिए कक्षा में कैसे प्रवेश करना चाहिए, नेडो सिर्फ दरवाजे के माध्यम से उसे मारता है। शिकी को लगता है कि उसे अपनी अनुकूल प्रविष्टि के कारण कुछ आभा ऋण मिला है और वह नकाबपोश लड़के से जिन नाम के नकाबपोश लड़के से कुछ ऊतकों के लिए उसके नाक के लिए कुछ ऊतकों के लिए पूछता है। जिन ने अपने शिक्षक की तुलना में एक बड़ा एजेलॉर्ड कहा और वह शिकी से उससे बात करना बंद करने के लिए कहता है। शिकी उस पर पागल हो जाता है और उसे अभी तक उसके सींग नहीं होने के लिए उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। जिन केवल अपने सींगों को प्रकट करते हैं, यह कहते हुए कि केवल गुंगा बदमाश जो सींगों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वे हर समय उन्हें फ्लॉन्ट करते हैं। यह टिप्पणी इकरी नाम के एक और लड़के को नाराज करती है जो अपने सींगों को नियंत्रित भी नहीं कर सकता है। शकी के साथ चीजें तनाव में आने लगती हैं और जिन के साथ व्यक्तिगत हो जाती है। हालांकि इससे पहले की चीजें हिंसक हो सकती हैं, नाटो अचानक उनके पीछे आ जाता है और शिकी खुद को जिन के बगल में बैठे हुए पाया जब भी ऐसा हुआ था। जिन समान रूप से हैरान है, लेकिन नाटो के पास अपने छात्रों के सोचने के साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। वह कहते हैं कि उनके पहले पाठ के लिए वे टैग का खेल खेलने जा रहे हैं। वह सभी छात्रों को जंगल में ले जाता है, उन्हें बताता है कि उनके पास पकड़े जाने से बचने के दौरान उनके पास स्कूल वापस जाने के लिए 1 घंटा है। नाटो ने तब घोषणा की कि जो कोई भी इसे समय सीमा में स्कूल वापस नहीं करता है उसे निष्कासित कर दिया जाएगा और वह शिकी की आपत्ति के बारे में परवाह नहीं करता है। वह तब छात्रों को बताता है कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं और वह केवल उस स्थिति में उपयोग करेगा जब कोई व्यक्ति निडर हो जाता है। जिन आत्मविश्वास से कहते हैं कि अगर वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करता है तो वह मारा जा सकता है और नाटो के पास उसके साथ कोई मुद्दा नहीं है। इसके बजाय वह कहता है कि अगर कोई उसे मारता है तो वे तुरंत स्नातक हो जाएंगे और फिर वे किसी भी दस्ते में शामिल हो सकते हैं जो वे मैमेटेरो एजेंसी से लड़ना चाहते हैं। फिर वह कहता है कि स्कूल उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए है और वह प्रत्येक कदम पर उनका परीक्षण करने जा रहा है। वह सभी से पूछता है कि क्या वे तैयार हैं और शिकी ने जवाब दिया कि वह इसे अपने सभी को देने जा रहा है और परीक्षणों को इक्का दे रहा है। नाटो ने तब खुलासा किया कि एक और नियम है और 2 गेंदें निकालती हैं जो अभी भी मेरी तुलना में छोटी हैं। वह छात्रों को बताता है कि जब वे इस परीक्षा को पास करने के लिए अकादमी पहुंचते हैं तो उन्हें उनके साथ एक गेंद रखने की आवश्यकता होती है और फिर अचानक उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में फेंक दिया। छात्रों को लगता है कि चूंकि केवल 2 गेंदें हैं इसलिए उन्हें उनके लिए लड़ना होगा, लेकिन तब नाटो ने खुलासा किया कि उन्हें टीमों में विभाजित किया जाएगा। पहली टीम में जिन और दिमाग गुलाबी बालों वाली कुतिया उमर के साथ शिकी है। दूसरे समूह में इकरी और नर्ड जुजी नाम का अपराधी है, जबकि तीसरे समूह में नर्वस रोको और कुइना है जो वहां मौजूद सभी लोगों में से सबसे अधिक आत्मविश्वास से बाहर है। नाटो 3 टीमों को बताता है कि वह उनके 15 मिनट बाद प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करेगा ताकि वे एक हेड स्टार्ट प्राप्त कर सकें, लेकिन शिकी ने उसे यह कहते हुए बाधित किया कि वह नकाबपोश विचित्र के साथ टीम नहीं बनाना चाहता है। नाटो उसे बताता है कि अगर वह एक टीम में काम नहीं कर सकता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा और वह अपने शब्दों को वापस लेने के लिए मजबूर है। उसके बाद होमर विनम्रता से खुद को शिकी से परिचित कराता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी तरह की महिला बातचीत नहीं की है। वह तुरंत अपने पेट में तितलियों को प्राप्त करता है क्योंकि वह होमर को उसके पास पहुंचता है और वह आत्मविश्वास से उसे बताता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। वह यह सुनने पर भड़क जाती है और उसे बताती है कि उसे उस तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह जो चाहती है वह अपने रास्ते में नहीं मिलती है। इसके बाद वह खुद को जिन से परिचित कराने के लिए जाती है, लेकिन वह एक नुकीला टेटे प्रशंसक है जो उसे जवाब देने के लिए भी परेशान नहीं करता है। होमर का कम आत्मसम्मान में किक मारता है और वह रोने लगती है और उससे बात करने के लिए माफी मांगती है। शिकी ने लड़की की भावनाओं को आहत करने के लिए जिन पर चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर वह जल्दी से होमर को आराम करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे बताता है कि उसे रोते हुए अपने प्यारे लुक को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह फिर जिन को ताना मारता है, लेकिन टेट फैन उसे बीटा सिम्प होने से रोकने के लिए कहता है। नाटो उनके झगड़े को बाधित करता है और उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास पूरे दिन नहीं है। जिन और शिकी तुरंत प्रतिबंधित जंगल की ओर भागते हैं और थोड़ी देर बाद घूरने के बाद होमर भी उनका पीछा करते हैं। अंदर जिन नारुतो से निंजा की तरह पेड़ों के माध्यम से कूदना शुरू कर देता है, यह सोचकर कि नाटो को मारने से उसे अपनी स्नातक की पढ़ाई कैसे मिलेगी और जो भी दस्ते में शामिल होने का अधिकार है। वह इस मौके को आगे की तर्ज पर ले जाना चाहता है और फिर से अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा है। लेकिन फिर अचानक शिकी ने उसे पीछे से हमला करने की कोशिश की, उसे अपने आंतरिक एकालाप से बाहर निकाल दिया। जिन ने उससे पूछा कि उसके साथ नरक क्या गलत है और शिकी ने जवाब दिया कि वह साबित करने जा रहा है कि वह उससे ज्यादा मजबूत है। जिन सभी एक लड़ाई के लिए भी है और वह अपने मुंह के चारों ओर कुछ भयानक निशान प्रकट करने के लिए अपने मुखौटे को हटा देता है। शिकी को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वह कहता है कि केवल कमजोरियां अपने पुराने निशान दिखाती हैं, लेकिन जिन उनके ताने के लिए नहीं गिरती हैं। वह बस अपने दस्ताने निकालता है, यह खुलासा करता है कि उसका हाथ सिलाई के निशान में भी कवर किया गया है। वह अपने खून को बाहर निकालने के लिए टांके में से एक को फाड़ देता है और उसे गोलाकार आरी में बदल देता है। शिकी यह देखकर हैरान है क्योंकि वह सोचता है कि चेनसॉ मैन के लेखक अपने विचारों की नकल करने के लिए उन पर मुकदमा करेंगे। जिन ने कहा कि वह अपना समय बर्बाद करना बंद कर दे और अगर वह डर गया तो भाग गया, लेकिन शिकी जवाब देती है कि अगर वह अब भाग जाता है तो वह अपने पिता की मौत का बदला लेने में सक्षम नहीं होगा। यह सुनकर जिन को अचंभित किया जाता है, लेकिन फिर वह अचानक से बढ़ता है क्योंकि वह शिकी को बताता है कि वे एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। शिकी उसे बताती है कि वह उसे पहले स्थान पर नहीं समझना चाहता है और अपना खून छोड़ने के लिए अपना अंगूठा काटता है।
हालांकि वह इसे इस बार बंदूक में बदलने में विफल रहता है और पैनिक सोच रहा है कि उसे काम करने के लिए वास्तव में क्या करना चाहिए। वह एक छड़ी का उपयोग करके वापस लड़ने का फैसला करता है क्योंकि वह एकमात्र विकल्प है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि वह जिन के लिए कोई मुकाबला नहीं है, जो अपने चेनसॉ हथियारों की सिर्फ एक हड़ताल से पेड़ों को काट सकते हैं। इस बीच होमर दो लड़कों को खोजने की कोशिश कर रहा है जब अचानक वह जमीन पर गिरने वाले पेड़ों से जोर से थूथन सुनती है। वह अचानक घबराहट और उसकी हीनता जटिल किक मारती है, यह सोचकर कि वह इस तरह की जगह पर रहने के लिए फिट नहीं है। हालांकि वह यह सोचकर थोड़ा चीयर करती है कि शिकी ने उसे प्यारा कहा और वह उसकी तलाश करने का फैसला करती है। यह एहसास नहीं है कि वह गेंदों में से एक से कुछ फीट दूर थी। उसी समय शिकी अपनी नंगे मुट्ठी के साथ जिन के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है। जिन भी उसके खिलाफ अपनी चेनसॉ शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं और वह अभी भी आसानी से अपने गधे को मारने में सक्षम है। शिकी सोचती रहती है कि वह अपनी शक्तियों को इतनी आसानी से कैसे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जिन की क्षमता उसके या नाटो से अलग है। वह अपनी क्षमताओं की वास्तविक प्रकृति के बारे में सोचते हुए अपना ध्यान खो देता है और जिन एक पंच के साथ उसे नीचे गिराने में सक्षम है। शिकी इस वजह से निराश महसूस करता है और जिन ने हारने वाले को शांति से रोने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह घूमना शुरू कर देता है, शिकी अपने पैरों पर वापस आ जाती है, उसे बताती है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पेशाब करने वाला जिन सिर्फ उसकी ओर एक चेनसॉ भेजता है और सटीक क्षण में होमियर वहां पहुंचता है। उसकी नकारात्मक अस्तित्व की प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद। वह यह भी नहीं देखती है कि वह आग की लाइन में सही चल रही है। यह देखने पर शिकी पैनिक्स और सौभाग्य से वह उसे सुरक्षा के लिए प्राप्त करने का प्रबंधन करता है, भले ही वह ऐसा करने में थोड़ा घायल हो जाता है। वह जल्दी से होमर के ऊपर से उठता है और जिन ने उससे माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन जिन जवाब देता है कि अगर वह अपने कमजोर हमले से मर गई तो यह उसकी गलती होगी। शिकी को इस पर नाराज किया जाता है, लेकिन फिर अचानक वह सुनता है कि होमर को जब करते हुए वह प्रार्थना की तरह खेद है। वह उसे बताता है कि यह उसकी गलती नहीं है, लेकिन होमर एक ट्रांस में है और वह अचानक उसकी नाक से खून बह रहा है। रक्त धीरे धीरे एक विशाल मानव का रूप लेता है और जिन और शिकी दोनों ने बाहर निकाल दिया, यह सोचकर कि टाइटन पर हमले के नाम पर क्या है। होमर उन दोनों को भागने के लिए कहता है क्योंकि उसकी महिला टाइटन उन्हें मारने जा रही है। जैसे ही वह यह कहती है, महिला टाइटन ने अपनी पूरी ताकत से जमीन को हिट किया और शिकी मुश्किल से अपने हमले से टकराने से बचती है। दूसरी ओर जिन वापस लड़ने के लिए महिला टाइटन की ओर कूदता है, लेकिन उसके चेनसॉफ्स उसके विशाल शरीर को बहुत नुकसान नहीं कर सकते। शिकी होमर से पूछती है कि क्या वह उस चीज को रोक नहीं सकती है और वह माफी मांगती है क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती है। वह बहुत अधिक खून खोने के बाद अचानक गिर जाती है और शिकी ने उसे मदद करने के लिए महिला टाइटन से दूर जाने का फैसला किया। हालांकि वह टाइटन को उसकी रक्षा करते हुए देखकर हैरान है और यहाँ तक कि जिन को आश्चर्य होता है कि होमर के रक्त की अपनी इच्छा है। अचानक मादा टाइटन्स ने हिंसक रूप से खून थूकना शुरू कर दिया और जब जिन एक चट्टान के पीछे छिप जाता है तो चिकी हमले की पूरी ताकत लेती है। रोने वाले होमर ने महिला टाइटन को रुकने के लिए कहा, अपनी बड़ी बहन को बुलाने के लिए, और शिकी उठता है, जो उसका मतलब है इसके बारे में उलझन में है। होमर ने एक बार फिर उसे दौड़ने के लिए कहा, लेकिन शिकी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह खून की हानि से मर जाएगा अगर वह उसकी मदद नहीं करता है और वह किसी और को उसके सामने फिर से मरते हुए नहीं देखना चाहता है। अचानक महिला टाइटन एक शक्तिशाली गर्जना को बाहर निकालती है, जिसका शॉकवेव जंगल के बाहर बाकी छात्रों तक भी पहुंच जाता है। नाटो एक ट्रीटॉप से सब कुछ देखता है और वह शिकी और जिन को कदम रखने से पहले होमर की रक्त रिलीज की क्षमता से निपटने की कोशिश करने का फैसला करता है। लड़ाई के स्थान पर वापस शिकी ने खुद को खून खींचने और इसे एक हथियार के रूप में उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महिला टाइटन उस पर हमला करती है और वह चकमा देती है, लेकिन फिर महिला टाइटन ने कुछ चट्टानों को जमीन से ऊपर उठाया और उन्हें उस पर फेंक दिया। वह एक हिट लेता है और बह जाता है, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा दर्द देती है वह यह है कि वह अभी कितना कमजोर है। उसने पहले कभी लड़ाई नहीं खोई, लेकिन अब वह सिर्फ एक बेकार बव्वा है। वह हताशा के कारण रोना शुरू कर देता है, लेकिन फिर जिन लड़ाई में शामिल होने के लिए निकलता है और उसे घर जाने के लिए कहता है अगर वह थोड़ा रोने वाला है। चिकी उस पर पागल हो जाती है और उसे बताती है कि वह सिर्फ अपनी आंखों से पसीना बहा रहा था, लेकिन जिन के पास उसके लिए समय नहीं है। वह स्लाइस फिर से अपने घावों को खोलता है और इस बार वह या तो हाथ पर 2 अलग अलग प्रकार के चेनसॉ बनाता है। महिला टाइटन के पिछले हमले से उन्हें जो नुकसान हुआ वह अभी भी उसे परेशान कर रहा है, लेकिन वह उसके सामने हर लड़ाई को जीतने के लिए दृढ़ है। नाटो सिर्फ दूर से देखता है और वह प्रभावित है कि जिन एक ही समय में 2 प्रकार के हथियार बना सकते हैं। वह समझाना शुरू कर देता है कि उनिब्लैड किसी भी रूप को कैसे ले सकता है जिसकी वे कल्पना करते हैं, लेकिन यह अक्सर उनके पिछले आघात, वरीयताओं और अनुभवों से प्रभावित होता है। इस बीच जिन मादा टाइटन की ओर बढ़ता है, गोलाकार चेनसॉ का उपयोग करके चढ़ाई करता है। वह तब महिला टाइटन की गर्दन पर हमला करके लेवी एकरमैन की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को बचाने के लिए एक हाथ का बलिदान करती है। जब वह महिला टाइटन से लड़ती है तो शिकी कुछ बनाने के लिए उसके हाथ में चिल्लाती है। वह सोचता है कि जब वह जिन कर सकता है तो वह एक हथियार क्यों नहीं बना सकता है, लेकिन फिर अचानक उसे पता चलता है कि जिन केवल काटने के लिए चीजें बनाता है। और यहाँ तक कि होमर का अपनी महिला टाइटन के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है।
वह सोचता है कि वह बंदूकें बना सकता है क्योंकि वह उन्हें एक औसत अमेरिकी से अधिक पसंद करता है और वह अचानक पता लगाता है कि अपनी शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरी तरफ जिन को मादा टाइटन से लड़ने में कठिन समय हो रहा है, जो अचानक एक जोरदार दहाड़ देता है जो उसके झुमके को फोड़ता है। वह अपने संतुलन की भावना खो देता है और सोचता है कि वह मरने जा रहा है और यहाँ तक कि नाटो में कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर शिकी ने घोषणा की कि वह अब लड़ाई को ले जाएगा। वह महिला टाइटन में एक शक्तिशाली ग्रेनेड लॉन्चर को इंगित करता है और नाटो प्रभावित है कि उसने यह पता लगाया। शिकी अपने नए हथियार को आजमाने के लिए रोमांचित है, लेकिन फिर महिला टाइटन उस पर हमला करती है। वह उसके हमले को चकमा देता है और फिर उस पर एक ग्रेनेड फायर करता है, उसे तुरंत उड़ाकर, और जिन और नाटो दोनों ही उसकी शक्ति देखकर स्तब्ध हैं। महिला टाइटन गायब होने लगती है क्योंकि उसके टुकड़े हर जगह बिखरे हुए हैं और होमर चेतना खो देता है। इस बीच जिन अभी भी शिकी की मारक क्षमता से चकित है जब अचानक खून की बारिश होने लगती है। हालांकि यह शिकी के पिछले हमले से हवा में बिखरा हुआ खून था और यह जल्द ही सामान्य बारिश में बदल जाता है। जिनको पता चलता है कि शिकी के हमले ने सिर्फ महिला टाइटन को नहीं मारा, लेकिन इसने मौसम भी बदल दिया। दूसरी ओर शिकी इसके बारे में भी नहीं सोचता। वह यह देखने के लिए होमर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन फिर उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है, आगे बढ़ने में असमर्थ। तभी नाटो वहां आता है, उसे यह बताते हुए कि उसने अभी खून की एक हास्यास्पद मात्रा को उजागर किया है और यही कारण है कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची है। शिकी उसे बताती है कि वह अभी भी आगे बढ़ सकता है और किसी तरह खुद को खड़े होने के लिए मजबूर करता है, लेकिन यह 5 सेकंड तक भी नहीं रहता है और वह एक बार फिर जमीन पर गिर जाता है। मीडो उसे एक नोब कहता है जो अपनी शक्ति को नियंत्रित भी नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें पता चलता है कि शिकी की शक्ति किसी भी चीज से परे थी जो उसने कभी देखी है। वह शिकी से कहता है कि अगर वह बहुत अधिक खून का उपयोग करता है तो वह मर भी सकता है और इससे उसे उसके बजाय होल्मर के बारे में चिंता होती है। वह नाटो को उस पर जांच करने के लिए कहता है क्योंकि उसने बहुत अधिक खून का इस्तेमाल किया होगा और उसके बाद उसकी जांच की जा रही है। नाटो शिकी से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में चिंता करने की उम्मीद नहीं कर रहा था जब वह खुद इतनी गंभीर स्थिति में है, लेकिन जैसे वह उनकी मदद करने वाला है। जिन ने उस पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। शुक्र है नाटो की रिफ्लेक्स हमले को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त तेज हैं और वह जिन को पीछे धकेलते हैं, जो उसे बताता है कि उन्हें हारे हुए लोगों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नाटो उससे पूछता है कि अगर होमर मर जाता है तो क्या होता है क्योंकि उसे आपातकालीन उपचार नहीं मिल सकता है, और जिन जवाब देता है कि यह उसकी चिंता नहीं करता है। नाटो को यह सुनकर घृणा है और वह जिन को यह स्पष्ट करता है कि वह उसके जैसे स्वार्थी कमीनों से नफरत करता है। जिन या तो इस बारे में परवाह नहीं है और वह सिर्फ नाटो से यह पुष्टि करने के लिए कहता है कि अगर वह उसे मारता है तो वह स्नातक कर सकता है। नाटो ने वादा किया है कि वह सच बोल रहा है और यह जिन के लिए सीधे उस पर जोर देने के लिए पर्याप्त है। मेडो अपनी छतरी का उपयोग करके अपने रक्त चेनसॉ को अवरुद्ध करता है, जो कि हल्क की पैंट के समान सामग्री से बना है क्योंकि यह बात अविनाशी है। वह फिर एक स्मोक स्क्रीन जारी करने के लिए एक बटन दबाता है और जिनको लगता है कि वह उसे एक आश्चर्यजनक हमले के साथ नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसे विश्वास है कि वह नाटो को उस पल को मार सकता है जब वह अपनी सीमा में कदम रखता है, लेकिन अगले पल वह कुछ तेज गोलियों से टकरा जाता है। वह तुरंत एक पेड़ के पीछे कवर लेता है और नाटो अपने बहुउद्देशीय छतरी से रबर की गोलियों को फायर करता रहता है, यह कहते हुए कि गोलियां उसे नहीं मारेंगी, लेकिन वे नरक की तरह चोट पहुंचाएंगे। उन्होंने अधिकतम क्षति के लिए पहले ही जय के घायल हाथ को निशाना बनाया। जिनको पता चलता है कि नाटो ने उनके बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने की योजना बनाई है क्योंकि वह सोचता है कि वह केवल करीबी हथियारों का उपयोग कर सकता है। हालांकि उनके पास इन जैसे समय के लिए कुछ गुप्त चालें हैं और वह तुरंत पेड़ों को कवर छोड़ देता है, नाटो की गोलियों को चकमा देने से पहले, कुछ फ्लाइंग ब्लेड भेजने से पहले। नाटो उन्हें आसानी से चकमा देता है, लेकिन वह आश्चर्यचकित है कि जिन के पास दुश्मनों के लिए एक काउंटर है जो उसकी सीमा के बाहर लड़ सकता है। जिन उस पर हमला करता रहता है और फिर उसके पीछे मध्य हवा के पीछे दिखाई देता है, यह सोचकर कि वह अब बचाव नहीं कर पाएगा। हालांकि नाटो ने सिर्फ उस पर एक बम फेंका और जिन पैनिक्स। सौभाग्य से यह एक और हानिरहित स्मोक बम बन गया है और जिन को लगता है कि नाटो उसे फिर से दूरी से गोली मारने जा रहा है। यही कारण है कि वह भी नाटो को पीछे से आने का अनुमान नहीं लगाता है और उसे रीढ़कुचल पंच के साथ मारता है। नाटो ने उसे एक लड़ाई में अपनी भविष्यवाणियों के बारे में निश्चित रूप से सुनिश्चित करने के बारे में व्याख्यान दिया क्योंकि यह उसे आश्चर्यचकित करने के लिए असुरक्षित बनाता है। जिन बहुत घायल हो गए हैं और अब भी आगे बढ़ने के लिए थक गए हैं, लेकिन वह कोशिश करता रहता है और नाटो को अपनी छतरी को उल्टा करना पड़ता है और उसे एक पिंजरे के रूप में उपयोग करने के लिए उसे शामिल करना पड़ता है। जिन छतरी से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है और नाटो उससे पूछता है कि क्या वह अपने पिता को देखने के लिए इतना बेताब है। वह अचानक यह सुनकर चुप हो जाता है और फिर नाटो से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। नाटो जवाब देता है कि उसने अपनी फाइलों में देखा था, इसलिए वह उसके बारे में कुछ बातें जानता है, जिसमें इस तथ्य भी शामिल है कि उसके पिता एक मोमोटारो हैं। जबकि जिन के शरीर की हर कोशिका यह सुनकर विद्रोह करती है, शिकी यह जानकर हैरान रह जाती है कि दोनों में समान बैकस्टोरी है। हालांकि जिन नफरत से भर गया है क्योंकि वह स्वीकार करता है कि उसके पिता एक ममतेरो हैं और उस कमीने ने सब कुछ उससे दूर ले लिया। उसने अपने परिवार को मार डाला और फिर उस पर प्रयोग किया जिससे उसके शरीर पर निशान थे। जिन को याद है कि कैसे वह कचरे और अपने पिता के खिलाफ घृणा से बच गया। वह कसम खाता है कि वह उसे अपने हाथों से मार देगा, भले ही उसे उसके लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया जाए।
अपने क्रोधित मोड में जिन को अचानक सत्ता में फट जाता है, जिससे वह पिंजरे को नीचे गिराकर उसे नीचे गिरा देता है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ भी कर सकता है, नाटो उसे अपने चेहरे से पकड़ लेता है और फिर उसे एक बेवकूफ बव्वा कहते हुए जमीन में पटक देता है। वह उसे बताता है कि अगर वह अपने सपने का पीछा करते हुए मर जाता है तो वह एक बेवकूफ है जो कभी भी उन्हें हासिल नहीं कर पाएगा। वह उसे अपने सपने को सच करने के लिए जीने के लिए कहता है, भले ही इसका मतलब है कि हार और अपमान को स्वीकार करना। जिन अंत में उसके साथ आगे बढ़ना बंद कर देता है और फिर नाटो ने नर्स को भेजने के लिए स्कूल को बुलाया क्योंकि उसके पास एक घायल छात्र है। वह स्कूल को सूचित करता है कि होमर को इस परीक्षण से सेवानिवृत्त कर दिया गया है क्योंकि उसके खून की कमी है और जिन को भी बांध दिया गया है। दूसरी ओर शिकी अभी भी खड़ा है और नितो उसे बताता है कि समय सीमा समाप्त होने से पहले 6 मिनट पहले उसके पास है। उसके हाथ में एक गेंद है और वह शिकी से कहती है कि वह या तो उसे उससे लेने की कोशिश कर सकता है या शेष गेंद को 5 मिनट के भीतर ढूंढें और स्कूल पहुंचें। शिकी का कहना है कि यह उचित नहीं है, लेकिन नाटो के नियमों के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वह तुरंत भाग जाता है और शिकी ने उसका पीछा करने का फैसला किया कि वह क्या करता है। इस बीच जिन चुपचाप बैठा है जहां वह एक पेड़ से बंधा हुआ है, जब अचानक शिकी पास की झाड़ियों से बाहर निकलता है। वह जिन पर चलता है, उसे बताता है कि वह उसे मुक्त कर देगा, लेकिन बदले में उसे उसके साथ काम करना होगा। इस प्रस्ताव से जिन है और शिकी का कहना है कि दोनों में से कोई भी नाटो को अपने दम पर हरा नहीं सकता है, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो उनके पास एक मौका है। जिन ने मना कर दिया कि एक बेवकूफ द्वारा बचाया जाने से उसका गौरव कम हो जाएगा और शकी भी इस बात पर बहस करने की जहमत नहीं उठाता है कि वह एक बेवकूफ है। वह जिन से पूछता है कि क्या उसका गौरव उसके लक्ष्यों की तुलना में उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सिर्फ यहाँ बैठकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिन ने उनसे पूछा कि वह भी उसकी परवाह क्यों करता है और शिकी ने खुलासा किया कि उसके पिता एक मोमोटारो भी थे। यह सुनकर जिन हैरान है और फिर शिकी ने उस पर अच्छे पुराने नारुतो को खींच लिया, उसे बताया कि वे समान हैं। इस बीच नाटो शिकी की तलाश में है और चूंकि वह उसे नहीं ढूंढ सकता है, उसे संदेह है कि वह लौट आया। तभी वह शकी को जिन को कोसते हुए भागते हुए देखता है और तुरंत उसे कोने का फैसला करता है। नाटो के कूदते ही शकी रुक जाता है, उसे बताता है कि वह अपनी गेंद को फ्लेक्स करते हुए समय से बाहर चल रहा है। शिकी ने अपने दिमाग में जिन को कोसना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि वह उसकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि इसलिए कि बचाया जाने के बावजूद वह एक प्रभारी बनना चाहता था। तभी जिन ऊपर से नाटो में कूदता है, गेंद के लिए लक्ष्य करता है, लेकिन वह आसानी से उसे चकमा देता है। हालांकि यह सिर्फ एक झगड़ा था और जिन की असली चाल नाटो में एक रस्सी से बंधे एक पत्थर को फेंकने के लिए है। रस्सी उसके चारों ओर झूलती है, जल्दी से उसे रोकती है और फिर शिकी दूसरे छोर को पकड़ लेती है। वह और जिन ने नाटो को अपनी सभी ताकत के साथ खींचना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी एड़ी को जमीन में खोदता है। बहुत यकीन है कि उनके पास उसके खिलाफ जीतने के लिए पर्याप्त सहनशक्ति नहीं है। अचानक जिन ने नाटो में एक रक्त ब्लेड को गोली मार दी, जिससे वह चकमा देने के लिए मजबूर हो गया और वह ऐसा करने के प्रयास में अपना संतुलन खो देता है। वह शिकी के लिए पर्याप्त है, जो उसकी ओर भागता है और गेंद को अपने हाथों से मारता है। जिन और नाटो के पास गेंद की भूमि पूरी तरह से निश्चित है कि अगर वह इसे स्कूल में ले जाने की कोशिश करता है तो शिकी उसे उससे चोरी करने की कोशिश करेगा। वह लड़ते समय उनसे लेने की योजना बना रहा है, लेकिन अपने आश्चर्य के लिए शिकी ने जिन को गेंद लेने और चलाने के लिए कहा है। जिन वास्तव में ऐसा करता है और शिकी ने उत्साह से उस पर जयकार की है। वह नाटो को बताता है कि उन्हें उससे गेंद मिली है, लेकिन फिर नाटो ने उसे याद दिलाया कि केवल वह व्यक्ति जो गेंद को स्कूल में ले जाता है और इस दर पर यह सिर्फ जिन होगा। शिकी को यह महसूस करते हुए दंग रह गया है और नाटो को पता चलता है कि वह एक पूर्ण मोरन है जो किसी भी कार्रवाई करने से पहले लाभों और नुकसान के बारे में नहीं सोचता है। वह वास्तव में अपने फैसलों पर जल्दी से पछताता है और जिन पर वापस आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह अब उसे सुनने के लिए बहुत दूर है। जिन को यकीन है कि वह इस दर पर समय पर स्कूल में वापस आ सकता है, लेकिन फिर वह याद करता है कि शकी की मदद के बिना यह कैसे संभव नहीं होगा और अचानक वह बस उसे छोड़ नहीं सकता। वह चारों ओर घूमता है और शिकी की ओर भागता है जो गूंगा है और उससे पूछता है कि क्या उसे जोरो के रूप में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी गई है। जिन उसे बंद करने के लिए कहता है क्योंकि एकमात्र कारण वह ऐसा कर रहा है क्योंकि वह अपनी सफलता को एक बेवकूफ के लिए नहीं देना चाहता है। वह बल्कि असफल होगा और अपने लक्ष्य को अपने दम पर प्राप्त करेगा और यही कारण है कि वह शिकी से गेंद को अकादमी में ले जाने के लिए कहता है। हालांकि जैसे ही वे संपर्क बनाने वाले हैं, एक छोटा गुलाबी प्राणी वहां बड़ी गति से चल रहा है और उनके बीच में ही रुक जाता है। नितो ने तुरंत परीक्षण को रोक दिया, यह बताते हुए कि उन्हें तब नहीं लड़ना चाहिए जब मुक्कू उनके हाई स्पीड कुरियर डिलीवरी पेट उनके साथ यहाँ है। वह जानता है कि मुक्कू को केवल तभी भेजा जाता है जब कोई आपात स्थिति होती है और वह क्योटो शाखा से बैकअप के लिए एक अनुरोध प्राप्त करने के लिए रेडियो को सक्रिय करता है जो कि मैमातो एजेंसी द्वारा हमले के अधीन है। परीक्षण क्षेत्र के बाहर बाकी छात्र धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, यह सोचकर कि शिकी और अन्य विफल रहे क्योंकि यह पहले से ही समय सीमा से पहले है। हालांकि नाटो बस शकी और जिन के साथ लौटता है, अन्य छात्रों को बता रहा है कि क्योटो शाखा गंभीर खतरे में है और यह बैकअप का अनुरोध कर रहा है, इसलिए वे परीक्षण करने के बजाय वहां जा रहे हैं।
वे तुरंत एक नाव पर चढ़ते हैं और क्योटो शाखा की ओर जाते हैं, और छात्रों ने इतनी जल्दी वास्तविक युद्ध क्षेत्रों पर होने के बारे में मिश्रित राय दी है। हालांकि मीदो उन्हें बताता है कि वे लड़ नहीं पाएंगे और उन्हें केवल उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है।